तो अब बात करते हैं स्प्लानिंग स्टेज की, मतलब हम अपने की फ्रेम्स की इंटरपोलेशन को बेजियर में चेंज करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक बात और थी जो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये कि जब हमारी बॉल हाईएस्ट हाइट मतलब सबसे ऊपर पहुंच जाती है, तो पहुंचने के बाद बॉल थोड़ी सी ज़्यादा मतलब थोड़ी सी स्क्वाश होगी, जो कि मैंने नहीं की। तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर की तरफ स्क्वाश किया, क्योंकि बॉल जब ऊपर होती है तो भी ये थोड़ी बहुत स्क्वाश होगी। ठीक है, फिर मैंने सबको सेलेक्ट किया और टी दबा के मैंने सबको कॉन्स्टेंट चेंज कर दिया। और यहाँ के फिर से मैंने आई दबा के सारे की फ्रेम्स को लगा दिया। यहाँ के फिर से ऑल चैनल्स पे की फ्रेम दे दिया, यहाँ ऑल चैनल्स पे की फ्रेम दे दिया, और यहाँ भी मैं आई दबा के ऑल चैनल्स पे की फ्रेम दे दूंगा, ताकि अच्छी आदत है। मतलब अभी तो हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस करोगे तो ये आदत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर आपके पास जो भी की का सेट बना रखा है आपने, उस की सेट पर आप किंग सेट बोलते हैं वैसे तो, किंग सेट पर आप सारे चैनल्स को एक साथ की फ्रेम इंसर्ट कर सकते हो, ताकि बाकी की फ्रेम्स इसको आगे बीच में परेशान ना करें। ये बातें आपको धीरे धीरे बाद में क्लियर होंगी, फिलहाल क्लियर नहीं होगी। तो मैंने स्प्लाइनर को कॉन्स्टेंट किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेज जो हमारी आती है स्प्लाइनिंग की, जो कि इस वीडियो में होगी बातें। स्प्लाइनिंग तो हम करेंगे, लेकिन स्प्लाइनिंग से पहले आपको समझने की जरूरत है ग्राफ एडिटर को। वन ऑफ द बिगेस्ट नाइटमेयर्स ऑफ एनिमेटर्स। बहुत सारे एनिमेटर्स सिर्फ ग्राफ एडिटर से ही डरते हैं, बहुत डर लगता है इस लोगों को, पता नहीं क्यों। मैं चाहता हूं कि ये आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड बने। क्यों? क्योंकि इसी से एनिमेशन होती है। मेरे मायने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में मुझे कभी इस्तेमाल करना होता है तो वो मुझे इस स्प्लाइन एडिटर, या फिर आप कह सकते हो कि ग्राफ एडिटर। मेरे वाले सॉफ्टवेयर में इसको स्प्लाइन एडिटर बोलते हैं, ब्लेंडर में इसको हम, मतलब मेरा वाला तो वो भी नहीं है, लेकिन एडिटिंग वाला और यहाँ पर हम इसको ग्राफ एडिटर बोलते हैं। होम दबा के मैंने सबको दिखाया। जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर जो आपके वाइट डॉट्स है, जो बीच बीच में काली काली डॉट हुई है, ये सारी डॉट्स जो आपकी हैं, अगर ए दबा के सिलेक्ट करूँ तो जितने भी ऑरेंज डॉट आप देख पा रहे हो, ये सारी डॉट्स आपके की फ्रेम या फिर वैल्यू को इंडिकेट करती है। लेट सपोज कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ वैल्यू दिखाता है जी की 8। अगर मैं इस पर जाता हूँ तो सेम उसी तरह से अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं एन दबाता हूँ, तो मुझे वैल्यू यहाँ भी देखने को मिल जाती है, वो 4 है। इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इस की फ्रेम की वैल्यू 0 है और इस की फ्रेम की वैल्यू 4 है। मतलब मैं वैल्यू देख सकता हूँ आसानी से। सेम उसी तरह से यहाँ जाऊँगा तो मुझे वैल्यू पता चल रही है कि मेरे जेड, क्योंकि मैंने जेड कर्व को चुना हुआ, जो ब्लू वाली कर्व है वो जेड है, क्योंकि ये हाईलाइटेड है, मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। तो डॉट्स मतलब मेरी वैल्यूज को दिखाती है। अब इनके पास अपने अपने की फ्रेम होते हैं, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले बाकी चीज़ों को समझते हैं। अब सबसे पहला काम जो आप चाहते हो ग्राफ एडिटर में आने के बाद, वो ये कि आपके पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्व्स होती है। फिलहाल तो आपको सिर्फ एक ही कर्व दिख रही है जेड, क्योंकि हम सिर्फ जेड में ही मूव कर रहे हैं, बाकी कोई कर्व हम शेड ही नहीं रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है आपके अपने ग्राफ एडिटर को क्लीन करने की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने इसको सुना, और इसको सेलेक्ट करने के बाद जो भी मेरे किसी काम का नहीं है, या तो मैं उनको ऐसे डिसेबल कर दूंगा ताकि मैं उनको एनिमेट ही ना करूं। इस वाले ऑप्शन से आप अपने एनिमेशन को डिसेबल कर देते हो। लेट सपोज कि आपको ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव होता हुआ चलता है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो एक्स में मूव हो रहा है और ये वाई में भी मूव होता है। तो अगर आप एक्स कर्व को यहाँ पर डिसेबल कर दोगे तो आपका सिर्फ ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इतना ही मूव होगा, मतलब वाई वाई में मूव करेगा। हालांकि एक्स वाला डाटा भी एनिमेट किया था, लेकिन वो डिसेबल हो गया ताकि आप सिर्फ वाई लोकेशन पे फोकस कर पाओ। आई होप कि आप मेरे आइडिया को इमेजिन कर पा रहे हो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो वापस से मैं अपने फोन इस पे आऊंगा, जो फालतू की फ्रेम है, जैसे कि इस वाले केस में फिलहाल मैं रोटेशन नहीं कर रहा हूँ, करेंगे रोटेशन भी, लेकिन फिलहाल जो एनिमेशन कर रहे हैं हमें रोटेशन की जरूरत नहीं है। तो मैंने एक्स दबा के इसको काट दिया, इसको एक्स दबा दिया, इसको एक्स, मतलब जो भी मेरे किसी काम का नहीं है उनको मैं काट दूंगा ताकि मैं बिल्कुल क्लीन रहूं। यहाँ मुझे सिर्फ जेड की जरूरत थी। स्क्वाश स्ट्रेस की बात करूं तो यहाँ भी मुझे सिर्फ जेड की ही जरूरत है, बाकी किसी चीज को मैंने चेंज नहीं किया है। लेकिन आप देखो तो यहाँ पर जो हमारा एक्स एडिटर है वो भी काफी चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि मतलब आपको लगता है कि आप जेड चेंज कर रहे हो, अगर मैं जी जेड दबाता हूँ तो जेड चेंज हो रहा है। जेड चेंज हो रहा है ग्लोबल व्यू पे। अगर मैं लोकल आता हूँ तो इसका जेड लोकल ये नहीं है, इसका एक्स है ये लोकल। ठीक है, तो ये फिलहाल मेरे पास एक्स एडिटर है, बाकी किसी भी लोकेशन को मैं नहीं दूंगा, यहाँ सबसे हटा दूंगा। सिर्फ वही जो मेरे काम की है, सेम वैसे ही मैं यहाँ भी करने वाला हूँ दूसरे वाले के लिए। अपने ग्राफ एडिटर को बस क्लीन रखना चाहता हूँ। यहाँ पर जो मेरा चेंज हो रहा है डाटा वो ब्लू वाली कर्व है, यानी ये वाली कर्व जी वाली, तो बाकी सबको मैं काट दूंगा। इसलिए रिगिंग के केस में आपको आइडिया होना चाहिए कि आप किस तरह से अपनी रिगिंग को कर रहे हो। जैसे कि आपको कैरेक्टर रिग करते मैंने बताया था कि आपकी सारी बोन्स का जो जी एक्सिस है वो सामने फ्रंट में होना चाहिए। सेम हाथ का जो जी एक्सिस है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। वहां से एनिमेशन हम एक तरीके से दोनों सही कर पाएंगे।
मतलब जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि जब मैं जेड में मूव कर रहा हूँ तो जेड में ही आपका मूव होगा या नहीं होगा। सब कोई बात नहीं, आप बाद में समझ जाओगे अगर समझ नहीं आया तो। सो दैट्स इट, हमने अपने ग्राफ एडिटर को क्लीन कर लिया। अब यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सब धीरे धीरे समझेंगे, एकदम तो सबको समझना नहीं है। जैसे जैसे जरूरत पड़ती चलेगी, एक आगे एनिमेशन सीखते सीखते, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी आगे एनिमेशन सीखते हुए मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। अगेन यहाँ से आप की कर सकते हो, स्मूथ कर सकते हो, ऑल्ट ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन सब की जरूरत आसानी से पड़ती नहीं है वैसे, पर अगर पड़ी तो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ईजिंग टाइप पे आप ईज कर सकते हो, ईज इन या ईज आउट, सेम बहुत सारे ऑप्शन है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट देम एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट्स इंपॉर्टेंट। तो मैंने सबको सेलेक्ट किया, मेरे पास सिर्फ वही है जो मेरे काम के हैं। अब मैं टी दबा के सबको बेजियर में चेंज कर दूंगा। जैसे आप देख पा रहे हो, बेजियर चेंज करते ही मेरा कर्व का हुलिया ही बदल गया। अब ये कर्व एडिटर जिसे मैं आया था ग्राफ एडिटर में, मेरी कर्व्स बिल्कुल कर्व्स की तरह मुझे अब नजर आ रही है। अब मैं अगर अपने ऑब्जेक्ट को मूव करा के मतलब एनिमेट कराता हूँ, साथ में पाथ को अपडेट भी कर देता हूँ। ये अपडेट पाथ करते में शायद सबका पाथ अपडेट हो गया। मुझे सबका पाथ अपडेट नहीं करना था, मुझे बस इसका पाथ अपडेट करना था। बाकी मुझे स्क्वाश स्ट्रेस का नहीं करना, मुझे सिर्फ अपनी जो पोजीशन टाइमिंग थी, हालांकि उस चीज़ में मैं ऑलरेडी फोकस कर चुका हूँ, लेकिन अब स्पेसिंग की बारी है। स्पेसिंग के केस में मुझे मोशन पाथ की जरूरत पड़ने वाली है। टाइमिंग इज ऑलरेडी फाइन, वो सब हम ब्लॉकिंग की स्टेज में कर गए। ब्लॉकिंग के बाद फाइनल स्टेज हमारी स्प्लाइनिंग की चल रही है। अब तो सिर्फ स्पेस दबाता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि मेरी जो एनिमेशन है वो बिल्कुल स्मूथ हो रही है। बॉल नीचे आती है, टकराती है, पद्दा खा के ऊपर जाती है, जैसी बॉल एनिमेट होनी चाहिए। और साथ में आप समझ पा रहे हो कि क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्क्वाशिंग की है तो मेरी बॉल का मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसी वजह से इतनी ज़्यादा पद्दाएँ खा रही है। अगर मेटल बॉल होती तो इतना नहीं होना था, राइट। तो ये मुझे एनिमेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। आप चाहे तो इसको डिसेबल करके अपनी बॉल के एनिमेशन को अच्छे से फोकस करके देख सकते हो। अब थोड़ी बहुत जो लाइन्स ब्लर सी हो रही है वो इसी वजह से क्योंकि मैं मटेरियल व्यू में हूँ। अगर सॉलिड व्यू में आऊँगा तो सब कुछ साफ दिखेगा। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सबसे पहले अपनी बॉल को एनिमेट किया। दैट्स इट, एनिमेशन की शुरुआत अब हो चुकी है। आगे आगे अब सिर्फ हम एनिमेशन ही समझते हुए चलेंगे। बस अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो थ्योरी हैं, उनको भी आपको क्लियर करना होगा। सबसे पहले तो मैं इस पर एक शॉर्टकट लगाऊं। मैं एक्चुअली शॉर्टकट लगाना भूल गया था, तो इस पर मैं राइट क्लिक करके एक शॉर्टकट ऐड करता हूँ, ये वाला। अब ठीक है, इससे मैं अब आसानी से डिसेबल और इनेबल कर सकता हूँ अपने की को दबा के। तो अब मैं इस तरह से अपने एनिमेशन कर चुका हूँ, बेजियर में चेंज हो गया है। अब थोड़ा कर्व को समझते हैं अच्छे से कि कर्व कैसे काम करती है। आपको कर्व समझाने के लिए कि स्पेसिंग वगैरह क्या होता है, थोड़ा और अच्छे से डिटेल में बताने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आपको अभी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, तो मैं इसीलिए एक दूसरा सीन खोलूंगा और दूसरे सीन में जाके मैं आपको एक एरो बना के बताऊंगा कि स्पेसिंग क्या होता है। सबसे पहले शिफ्ट ए दबा के हम एक एरो बनाने वाले हैं। क्यूब दबा के मैंने इसको सबसे पहले ऑल्ट एस दबा के, सॉरी, ऑल्ट एडिट मोड में आया, ऑल्ट एस दबा के इसको थोड़ा छोटा कर लिया एंड देन इसको एक्स में स्केल किया कुछ इस तरह से। इस वाले फेस को सेलेक्ट किया और नंपैड दौड़ दबा के मैं बढ़ाओगे ई दबा के मैंने इसको स्केल किया एंड देन ई दबा के मैं इसको एक्स की तरफ लेके गया एंड एस 0, ठीक है। और सारे वर्टेक्स को सेलेक्ट करके एम दबा के सेंटर पे, सॉरी सेंटर पे नहीं, एम दबा के बाई डिस्टेंस मर्ज कर दिया, जिससे चारों की चारों वर्टिसेस खुद पे खुद रिमूव हो गए। मेरे पास पूरा एरो है, ठीक है। और साथ में इसका ओरिजिन मैं यहाँ रखूंगा ताकि मैं आपको स्पेसिंग बता सकूँ, स्पेसिंग कैसे काम करती है। तो इसके ओरिजिन को वहां रखने के लिए मैंने सबको, या तो आप ओरिजिन इस तरह से मूव कर सकते हैं एडिट मोड में, आप पूरे ऑब्जेक्ट को ही पीछे की तरफ लेके जाओ, या फिर आप दूसरा काम भी कर सकते हो। आप यहाँ पर ऑप्शंस में आने के बाद, सॉरी, यहाँ से आने के बाद, कहाँ से आ गया मैं, खाने का परेशान हो रहा हूँ। हाँ, तो ऑप्शंस में आने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन को ही चेंज कर सकते हो, अपने ओरिजिन को ही मूव कराओगे आप। तो जी एक्स में मैंने अपने ओरिजिन को यहाँ रख दिया और अब मैं उस ओरिजिन को यहाँ से डिसेबल कर दूंगा। अब वापस से मेरा वही मूव होगा जो मैं मूव करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसे थोड़ी ना मूव करना चाहता हूँ जैसे ये मूव हो रहा है। तो ऐसा करता हूँ कि इसको समझने के लिए एक काम करता हूँ, मैं अपने ओरिजिन को वापस वहीं लेके जाता हूँ जहाँ मेरा ओरिजिन होना चाहिए, जहां मतलब अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहता हूँ, जिसके अलोंग ये रोटेशन करेगा, ये इसके अलोंग रोटेशन करना चाहिए। या फिर ऐसा करते हैं कि इसका ओरिजिन को जहां था वहीं रहने देते हैं और अपने इसको हम जी एक्स में इस तरह से लेके आ जाते हैं। जी एक्स 0, एक्स में 0 पे मूव होना चाहिए जी एक्स यहाँ पर, क्योंकि मेरा यही ओरिजिन है, ये मेरा एरो है। अब सब कुछ ठीक है, मुझे कुछ यहाँ पर ऐसे लगाना होगा जिससे जिससे मैं आपको स्पेसिंग समझा सकूँ। तो समझाने के लिए मैं एक नया
स्फीयर ऐड किया, इसको स्केल किया, सॉरी ऑरिजिन को स्केल कर रहा था मैं, इसको स्केल किया मैंने और स्केल करके इसको जस्ट आपको समझाने के लिए मैं सब कर रहा हूँ, यहाँ पे ले गया। अब इससे मैं आसानी से इसको समझ पाऊंगा और साथ में मैंने इसको इससे पेरेंट भी कर दिया, तब वो मूव होगा तो वो भी मूव होना चाहिए कुछ इस तरह से। सामने आया आर वाई, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ तो अब एनिमेट करते हैं, मैं चाहता हूँ कि 12 फ्रेम तक ये या फिर 20 फ्रेम तक ये घूम के यहाँ पे आए इस तरफ। तो फिलहाल तो जो है ठीक है, आई दबा के मैंने रोटेशन को स्केल किया, मतलब सॉरी की फ्रेम किया, सेम यहाँ भी रोटेशन की फ्रेम किया, 20 पे आके कंट्रोल एंड दबाया और यहाँ मैं इसको बुला के यहाँ पर ले गया। ठीक है, तो ये मेरी अब, सॉरी मैंने चेंज नहीं किया, इसलिए मैं अपने उस वाले विंडो को एक साथ खोल के रखता हूँ अपने टाइमलाइन वाली, हमेशा ऊपर रहेगी तो मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। फिर वापस से गया मैं 20 फ्रेम पे और मैंने आर एक्स दबा के, सॉरी आर आर वाई दबा के इसको यहाँ पर सेट कर दिया। अब तो ये मेरी फिलहाल एनिमेशन हो रही है। स्पेसिंग समझने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट मोड में, मतलब यहाँ से आके मैंने मोशन पाथ ऑब्जेक्ट में कैलकुलेट कर दिया। हाँ तो अब आप स्पेसिंग समझिए, फिलहाल मेरी स्पेसिंग यहाँ पर कुछ इस तरह से हो रही है कि बिल्कुल मतलब बेजियर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शुरू में बहुत तेजी से चले और बाद में बहुत ज़्यादा स्मूथ है, मतलब ईज आउट जब होना चाहिए, सॉरी ईज इन जब होगा तो काफ़ी स्मूथ होना चाहिए और ईज आउट बहुत तेज़ी से होना चाहिए। समझाने के लिए मैं इसको वापस सेलेक्ट करूंगा और अपनी जितने भी फालतू की हैं उन सबको हटा दूंगा, जो काम की सिर्फ उसको रखेंगे। हाँ तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही की फ्रेम बचा है, एक ही पैनल बचा है। उस पैनल को अब देखो कैसे करता हूँ मैं। फिलहाल मैंने इसको उठाया, सबको नहीं, सिर्फ इस वाले हैंडल को उठा के कुछ इस तरह से मैंने एडजस्ट कर दिया यहाँ इस तरह से। अब देखिए आप स्पेसिंग में कितना फर्क पड़ेगा। मैंने फिर से कैलकुलेट किया स्पेसिंग को, उसको सेलेक्ट करके देख पा रहे हो स्पेसिंग में कितना फर्क है। अब ये शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा फास्ट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, एंड देन थोड़ा स्लो होता है, फिर और स्लो होता है, फिर और स्लो होता है, फिर और ज़्यादा स्लो होता है। अब इस बात को समझ कैसे समझ आ रहा है, जैसे कि आप कर्व को देख पा रहे हो, कर्व को देखकर आपको ये बात क्लियर हो जा रही है कि कर्व को जितनी ज़्यादा कर्व वर्टिकल होगी, मतलब जिस तरह से आप पहाड़ पे चढ़ते हो, जितना ज़्यादा पहाड़ आपका वर्टिकल होगा उसका मतलब उतनी ही ज़्यादा स्पीड होने वाली है, और जितनी ज़्यादा कर्व हॉरिजॉन्टल होगी उतनी ही कम स्पीड होगी हमारे ऑब्जेक्ट की। जैसे कि हमारी कर्व यहाँ पर आगे काफ़ी ज़्यादा आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, यहाँ कर्व हमारी बहुत ज़्यादा वर्टिकल है। बहुत ज़्यादा कर्व वर्टिकल हो जाने की वजह से ही हमारा यहाँ पर स्मूथ जो एनिमेशन है बहुत ज़्यादा फास्ट है, उसके बाद एनिमेशन धीरे 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 ईज आउट होना शुरू हो जाता है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसको काटने की ज़रूरत है, इसके की फ्रेम खुद ब खुद लग जा रहे हैं, कहाँ गए। वैसे एनोटेशन को मैं सीधा यहाँ से जाके भी हटा सकता हूँ, बट वो जब जब मैं एनोटेशन की की को सेलेक्ट करता हूँ टूल में जाके फिर यहाँ से काटता हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए मैं डी दबा के इसको सीधा डिसेबल ही कर देता हूँ। शायद आगे भी है, ये नहीं है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि जितनी ज़्यादा मेरी कर्व स्टीप होगी, यानी जितनी ज़्यादा वर्टिकल होगी, उतनी ज़्यादा मेरे ऑब्जेक्ट की स्पीड होने वाली है, या उतनी ज़्यादा मेरी एनिमेशन की स्पीड होने वाली है। और जितनी ज़्यादा वो हॉरिजॉन्टल होगी उतनी ही कम मेरे ऑब्जेक्ट की या फिर एनिमेशन की स्पीड होगी। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। आपको थोड़ी सी एनिमेशन को समझाने के लिए मैं थोड़ा बहुत कर्व को एडजस्ट करता हूँ और इस कर्व को मैं अभी थोड़ा एस की तरह बनाऊंगा। एस मतलब ये है कि शुरू शुरू में जब ये जा रही है तो बहुत ज़्यादा स्लो है, फिर बहुत ज़्यादा फास्ट होगी एंड देन फिर वापस स्लो हो जाएगी। अब मैं फिर से स्पेसिंग आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये चेंज हो रहा है। तो अपडेट करते हैं इसको। हाँ तो आप स्पेसिंग में देख पा रहे हो सुसुम बहुत ज़्यादा स्लो है, फिर ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एंड देन वापस से फिर स्लो हो जाती है। स्लो एंड देन ईज, बहुत ज़्यादा फास्ट होगी एंड देन ईज आउट, सॉरी ईज इन बहुत ज़्यादा स्लो होगी। कर्व को आप जैसे चाहो वैसे मॉडिफाई कर सकते हो। ये मैंने बहुत ज़्यादा स्टीप कर दिया अपनी कर्व को, शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा स्लो 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 अचानक से बहुत तेज़ी से जाएगी एंड देन वापस स्लो। फिर से मैंने अपडेट किया, अब फिर देखिए आप क्या हुआ। यहाँ बहुत ज़्यादा स्लो थी, देन बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आती है, फिर वापस से आके स्लो हो जाती है। मतलब ये है कि जितना आप कर्व के साथ खेलोगे उतना ज़्यादा आपके लिए एनिमेशन समझ में आना आसान होगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो खत्म हो जाने के बाद, इनफैक्ट जब मैं पूरी बॉल को एनिमेट कर दूंगा आपके सामने, उसके बाद आप अपनी पूरी की पूरी
इस कर्व ग्राफ एडिटर को एक तरीके से अच्छे से समझे। हाँ, कुछ चीज़ें मैं आपको अब तक ग्राफ एडिटर में नहीं बताई है और वो आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको बता चुका हूँ और जो भी चीज़ें हैं वो आपको धीरे धीरे बताता चलूंगा। एम दबाने से आपके पास यहाँ पर एफ कर्व आ जाती है। एफ मॉडिफायर्स भी होते हैं कर्व के, यहाँ पर कर्व के मॉडिफायर लगा सकते हैं, इनको समझेंगे बाद में, अभी नहीं। साथ में उसी तरह से व्यू में आ जाते हो तो ये आपको पोजीशन वगैरह दिखाता है कर्सर की, ये जो कर्सर है आपका, और उसी तरह से कर्सर के हिसाब से स्केलिंग होगी, किस हिसाब से स्केलिंग करेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं जो हम ऊपर पढ़ते हैं। कुछ खास डिफरेंट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उन चीज़ों को हम बाद में समझते हुए चलेंगे। मेन बात फिलहाल कर्व पे ध्यान देने की थी और कर्व देख के आपको समझ जाता है। कर्व को मैंने थोड़ा और एडजस्ट किया और एडजस्ट करके थोड़ा मैंने इस कर्व को फिलहाल में यहाँ तक तो ये बहुत तेजी से चलती है, और यहाँ जाने के बाद मैंने आई की फ्रेम लगाया, की फ्रेम लगा के इसको यहीं रखा और सेम 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 यही की फ्रेम में आगे तक लेके यहाँ गया और इन दोनों को मैंने टी दबा के लीनर कर दिया। एंड देन फिर यहाँ पर आकर मैं फिर से इसको बेजियर कर देता हूँ इतने को, मतलब कि ये कि यहाँ पर इसको मैं वापस से बेजियर करके चेंज कर लूंगा। अब उससे हुआ ये कि जब मेरी कर्व यहाँ से यहाँ तक जाती है तो यहाँ से यहाँ तक तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट जाएगी वो। ठीक है, मैंने सबको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके बेजियर, क्योंकि ये बिल्कुल सेम उस पर है इसलिए मैंने इन दोनों को एस, यहाँ पे आप स्केल कर सकते हो, वाई 0 कर दिया। ठीक है, अब उससे हुआ ये कि मेरा ये कुछ देर तक चलता है और फिर रुकता है। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल यहाँ रुके बीच में, तो मैंने इन सबको चेंज करके नीचे की तरफ लेके गया। आप कर्व को आगे पीछे मूव कर सकते हो। जी एक्स, जी एक्स, सॉरी जी वाई, ताकि बिल्कुल बीच में रहे यहाँ पर। तो यहाँ मैंने एक प्लेटो बना लिया, इसको प्लेटो बोलते हैं, कि यहाँ आएगा थोड़ी देर यहाँ रुकेगा और फिर वापस से चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता हूँ, लेकिन दोनों को स्केल कर दिया मैंने करीब इतना। एंड देन फिर से बेस दिया। इस वाले कर्व को फिर से मुझे थोड़ा स्मॉल करना होगा। सबको सेलेक्ट करके पहले कांस्टेंट किया एंड देन सेलेक्ट करके वापस से बेजियर। ये वाली कर्व ज़्यादा लंबी हो गई है क्योंकि मैंने इसको एनिमेट किया था, इसी वजह से। वापस से इसको वी से आप इसको वापस से चेंज कर सकते हो, तो मैं सबको ऑटोमेटिक कर दूंगा वी दबा के। सबको सेलेक्ट किया एंड वी से ऑटोमेटिक, और ये वाली जो है इनको मैं वापस से सेलेक्ट करके बेजियर कर दूंगा। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं होंगी, एनिमेशन करते में आपको दिक्कत होती ही है, बट धीरे धीरे आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती चली जाती है। ये वाला जो एडिटर है, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक किया इसी वजह से दिक्कत हो रही है। मैं वापस इसको अलाइन कर दूंगा तो ठीक हो जाएगा। ऑटो क्लैंप पे ठीक हो जाता है। ये सारे ऑप्शंस आपको बताऊंगा बाद में। वापस से मैंने वी दबा के ऑटो क्लैंप कर दिया तो ये खुद पे खुद ठीक हो गया। अगर मैं इसकी स्पेसिंग देखूं इस बार, तो इसकी स्पेसिंग कुछ इस तरह से होती है। आया, मतलब यहाँ पर जो की फ्रेम्स है यहाँ पे थोड़ी देर रुका और रुकने के बाद फिर वापस से धीरे धीरे चला, फिर और ज़्यादा तेज हुआ, फिर और ज़्यादा तेज हुआ, फिर धीरे धीरे वापस से ईज इन हो गया। ईज आउट, फास्ट, ईज इन। मुझे लगता है इससे ज़्यादा मैं आपको ग्राफ एडिटर के बारे में बता भी नहीं सकता हूँ। एक कर्व को लेकर इतना बताना काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब बाकी एक्सपेरिमेंट करोगे तो भी आपको चीज़ें समझ आएंगी। वापस अपने सीन में चलते हैं जो चल रहा था। हम अपनी बॉल को एनिमेट करते हैं आगे चल के। वैसे बॉल एनिमेट हो गया, अपनी बॉल की थोड़ी एडवांस एनिमेशन करने की अब हमको ज़रूरत है। अब चाहे तो अपनी कर्व को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारी ब्लॉकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी तो हमने सीधा जब इनको स्प्लाइनिंग में चेंज किया तो एनिमेशन खुद ब खुद बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई। तो ब्लॉकिंग स्टेज मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा ध्यान, जितना ज़्यादा फोकस आप ब्लॉकिंग स्टेज पे दे सकते हो, उतनी ही अच्छी आपकी एनिमेशन होने वाली है। हमने फिलहाल कुछ नहीं किया एनिमेशन करने के लिए। ब्लॉकिंग स्टेज करने के बाद सीधा आते हैं और टी दबाते हैं, टी दबा के बेजियर, दैट्स इट, डन। क्योंकि हमारी ब्लॉकिंग स्टेज बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अगर ब्लॉकिंग में प्रॉब्लम होती तो हम अपनी कर्व्स को आगे पीछे एडजस्ट कर रहे होते। लाइक हमने कर्व, मान के चलो कि मैंने इस कर्व को लिया, कर्व को लेने के बाद पहले मैं डॉट दबा देता हूँ, इसको फिर मैं आगे पीछे मूव कर रहा हूँ, अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ, फिर कर्व को इस तरह से चेंज कर रहा हूँ। मतलब काफ़ी परेशानी होती, क्योंकि ब्लॉकिंग अच्छी थी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अभी भी आप इसकी स्पीड यहाँ पर काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हो। लाइक आपके पास ये दो हैंडल है, इन दोनों को आप आसानी से मूव करा सकते हो जैसा चाहो। लाइक ये इतना मूव होना चाहिए, कुछ इस तरह से यहाँ पर चलना चाहिए। मतलब सब आपके हाथ में है, आप जिस तरह से एनिमेशन करोगे वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली हमने टाइमिंग पे ध्यान दे लिया था। हम यहाँ पर अपनी कर्व्स को सिर्फ स्प्लाइनिंग को थोड़ा बहुत ठीक करने आते हैं ग्राफ एडिटर में। ऐसा नहीं कि ग्राफ एडिटर में ही आपको सब कुछ करना है। अब कुछ लोग सीधा आते हैं ग्राफ एडिटर में ही एनिमेट करना शुरू करते हैं, उनको टाइमिंग वगैरह जो भी है सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। मैं नहीं चाहता कि आप उन लोगों को फॉलो करो। जो तरीका मैंने आपको बताया, दैट इज द बेस्ट एंड द ईजिएस्ट वे चीज़ों को अच्छे से करने के लिए। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। समराइज करूं तो मैंने आपको बताया कि ग्राफ एडिटर में जितना ज़्यादा कर्व आपकी हॉरिजॉन्टल होगी उतनी कम स्पीड होगी, और जितनी ज़्यादा कर्व वर्टिकल होगी उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। और स्पेसिंग के लिए आप ध्यान से कर्व को एडजस्ट करते हो।
स्पेसिंग के लिए वैसे आपकी टाइमिंग का अच्छा होना ज़रूरी है, बाकी स्पेसिंग आप कर्व से ही चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको काफ़ी अच्छे से मैंने इस एरो की मदद से समझाया भी था। बाकी टाइमिंग के केस में ब्लॉकिंग स्टेज इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे पहले सबसे ज़्यादा टाइम मतलब 80 टू 90% टाइम आपको ब्लॉकिंग स्टेज में ही देना होता है, एंड देन 10% टाइम आप आगे ग्राफ एडिटर में दोगे। दैट्स इट, आपकी एनिमेशन बन के तैयार है।